वेलकम टू टॉप स्कोरर प्रेक्षा। यह दंतुरित मुस्कान, ये जो कविता है वो कवि नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। इसमें जब वो नागार्जुन कवि हैं, जब वो बच्चे से मिलते हैं, जब उस समय जब वो उसके छोटे छोटे से दांत, दूध के दांत निकलते हैं ना, तो उस समय उस बच्चे को देखकर उनके मन में जो भी भाव उमड़े हैं उसी को उन्होंने इस कविता में वर्णित किया हुआ है। चलिए हम पढ़ते हैं। ये दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक दांत निकलते हुए बच्चे की मधुर, मन को मोह लेने वाली मनमोहक मुस्कान का वर्णन किया है। कवि कहता है कि मुस्कान की शक्ति इतनी है कि वह एक मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकती है। अर्थात कोई भी उदास, निराश, दुखी व्यक्ति अपने गम भूलकर मुस्कुराने लगता है। कभी आगे कहता है कि जब बच्चे घर के आंगन में खेलते हैं तब वे खुद को गंदा कर लेते हैं, उनके गालों पर भी मिट्टी लग जाती है। उनको देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कमल का फूल तालाब को छोड़कर उनके घर में ही खिल गया हो। कवि आगे कहता है कि तुम्हारे स्पर्श से, अर्थात छूने से, जैसे पारस के छूने से लोहा जो है वो सोना बन जाता है। कठोर से कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन जाता है। अर्थात कितना भी कठोर हृदय वाला व्यक्ति हो, वह बच्चे की इस मुस्कान को देखकर मृदु हृदय वाला बन जाता है। अर्थात वो भी बच्चे के साथ बच्चा बन जाता है, उसके साथ खेले बिना रह नहीं पाता। कभी इतना ही नहीं, वह आगे भी कहता है कि अगर वो बच्चा किसी पेड़ को छू ले, चाहे वो बांस का हो या बबूल का पेड़ हो, उससे भी सफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। अर्थात बच्चों की प्यारी और नटखट हरकतों को देखकर विपरीत स्वभाव का व्यक्ति भी बच्चा बन जाता है। चलिए बच्चों, दूसरा पैरा पढ़ते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। यहाँ पर कवि कह रहा है कि बच्चा जो है कवि को देख रहा है तो वो पहचान नहीं पा रहा, वो अनिमेष देखता चला जा रहा है, टकटकी लगा के देखता जा रहा है, बिना पलक झपकाए। अनिमेष का मतलब है कि बिना पलक झपकाए वो देखता ही जा रहा है। तो कवि कहता है कि थक गए हो, लग रहा है तुम मुझे देखते देखते थक गए हो। आंख लूँ मैं फिर क्या, तुम तो मैं ऐसे देखते ही रहोगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम थक गए हो, इसलिए मैं आंख में घुमा लूँ, अपनी आंख में हटा लूँ, अपनी मुंह फेर लूँ ताकि तुम थक जाओ, थक गए हो तो आराम कर लो। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कोई बात नहीं, अगर हम लोगों में एक दूसरे से जान पहचान नहीं हो पाई है तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। यहाँ पर कवि कह रहा है कि अगर तुम्हारी माँ जो है वो माध्यम नहीं बनी होती तो हम तो जान ही नहीं पाते, क्योंकि माँ के माध्यम से ही तुम्हारी अब ये जान पहचान हो पाई। इसकी वजह से ही तुम थोड़े से मुस्कुराए हो। जो मुस्कुराए हो तो तभी मैं देख पाया हूँ तुम्हारे ये सुंदर दंतुरित मुस्कान, जिसमें छोटे छोटे दांत दिख रहे हैं। इतनी प्यारी मनमोहक छवि को मैं देख पाया हूँ, तुम्हें जान पाया हूँ। तुमसे थोड़ी हमारी जब जान पहचान हुई है तभी तुम्हारी ये मुझे दंतुरित मुस्कान जो है मैं ये देख पाया हूँ। चलिए बच्चों, इसकी एक व्याख्या देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में शिशु जब पहली बार कवि को देखता है तो वह उसे पहचान नहीं पाता है। एकटक बिना पलक झपकाए देखने लगता है। जब कवि कहता है क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, कितनी देर तक मुझे बिना पलक झपकाए एकटक मुझे देखते रहोगे, कहीं तुम थक तो नहीं गए मुझे इस तरह देखते देखते। अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंख फेर लेता हूँ, अर्थात अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ, फिर तुम आराम कर सकते हो। अगर हम इस मुलाकात में एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं तो तुम्हारी माँ हमारी जान पहचान का माध्यम बन जाएगी, फिर हम परिचित हो जाएंगे और फिर मैं तुम्हें जी भर कर देख सकता हूँ और तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान का आनंद ले सकता हूँ। चलिए बच्चों, इसका तीसरा पैरा पढ़ लेते हैं। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। यहाँ पर कवि कहता है कि हे बालक, तुम धन्य हो, क्योंकि जब वो जब वो कवि जो है वहाँ से आया है, कहीं बाहर से आया है, तो उन्होंने छोटे से बच्चे को देखा है, उसके भी दूध के दांत निकलने शुरू हुए तो बड़ा मनमोहक लग रहा है और उसमें उसकी मुस्कान के कारण ही उसे कवि ने क्या कहा, धन्य हो तुम और तुम्हारी माँ भी धन्य है। धन्य इसलिए कि उसने तुम्हें जन्म दिया है और उसे तुम्हारी इस मुस्कान को देखने का रोज सौभाग्य प्राप्त होता है, इसलिए वो क्या है, वो भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतना, चिर प्रवासी तो मैं हूँ जो बाहर रहता था, मैं अन्न हूँ, दूसरा हूँ, अपरिचित हूँ, अन्न मतलब अपरिचित हूँ। इस अतिथि से तुम्हारा कोई संपर्क भी नहीं रहा, इसीलिए तुम मुझे जो है नहीं पहचान पा रहे हो। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधु पर्क, देखते तुम इधर कनकी मार।
माँ की जो उंगलियां हैं वो तुम्हें क्या खाना खिलाती है, रोज स्वादिष्ट भोजन कराती है, इसलिए क्या तुम उसकी उंगलियों को भी पहचानते हो। और हमें क्या एक कनखी मार मतलब टेढ़ी निगाहों से देख रहे हो, तिरछी नज़र से देख रहे हो मुझे, क्योंकि पहचानते ही नहीं हो। ये और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। वो जब कह रहे जब हमारी आप और बच्चे की जब मुलाकात होती है, जब एक दूसरे को अच्छे से देख लेते हैं, जब पहचान लेते हैं, जो जान पहचान हो जाती है, तब क्या है, तब वो बच्चा मुस्कुरा देता है। और मुस्कुरा देता है तो उसके क्या छोटे छोटे से दांत दिखने लगते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे उसकी छवि बड़ी ही प्यारी लगती है। उसी का वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि ने कहा है। चलिए बच्चों, अब इसकी एक व्याख्या देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि बहुत दिन बाद घर वापस लौटा है, तो उसका छोटा सा पुत्र जिसके अभी भी दूध के दांत निकलने शुरू हुए हैं, वह देखने में बहुत मनमोहक लग रहा है, उसे पहचान नहीं रहा है। कवि कहता है कि बालक अपनी मनमोहक मुस्कान के कारण धन्य है, उसकी माँ भी धन्य है जिसने उसे जन्म दिया, और रोज़ तुम्हें देखने का उसे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मैं तो हमेशा बाहर ही रहा हूँ, इस कारण मैं तुम्हें अपरिचित पराया लग रहा हूँ, और ठीक भी है, मेरा तुमसे संपर्क नहीं रहा है। ये तो तुम्हारी माँ की उंगलियां ही हैं जो तुम्हें रोज़ स्वादिष्ट भोजन कराती हैं, जिनकी तुम्हें पहचान भी हो गई है, पर तुम मुझे अपरिचित समझकर कनखियों से तिरछी नज़र से देख रहे हो। और जब हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, तब तुम मुस्कुराते हो और मेरे मन को मोह लेते हो, क्योंकि तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान की छवि जो है वो मुझे बहुत प्यारी लगती है। देखो बच्चों, नागार्जुन जी की दूसरी कविता फसल है, और इस कविता में उन्होंने किसानों के परिश्रम और प्रकृति की महानता का गुणगान किया है। कवि के अनुसार फसल पैदा करना किसी एक की बस की बात नहीं है। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। यहाँ पर कवि कहते हैं कि फसल के लिए बहुत अनुकूल वातावरण की ज़रूरत होती है, जिसको बनाने में किसी एक व्यक्ति का परिश्रम, मिट्टी या जल, हवा, धूप की आवश्यकता न होकर बल्कि सारे पंच तत्वों की आवश्यकता होती है। इसीलिए कवि कहता है कि यहाँ पर केवल नदी के पानी से नहीं, बल्कि लाखों लाखों नदियों के पानी का जादू यहाँ पर चाहिए होता है, क्योंकि एक नदी सब आपस में मिलती हैं, तो ये नहीं कि यहीं के पानी से, तो इसलिए क्या कई नदियों के पानी का जादू चाहिए होता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों, यहाँ सिर्फ एक ही के व्यक्ति के मेहनत से ही सिर्फ फसल नहीं खड़ी होती है, बल्कि हजारों लोगों की मेहनत से फसल उगती है। लाख लाख लोगों के हाथों की, किसानों की मेहनत से ये धरती उपजाऊ बनती है, जिससे बीज अंकुरित होता है, तब फसल लहराती है। और एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, मतलब यहाँ के क्या है, एक में खेतों में केवल एक ही खेत की मिट्टी नहीं, बल्कि कई खेतों की मिट्टी जब मिलती है, तब जाके कहीं खेत उपजाऊ बनता है और फसल लहलाती है। ये कहने का तात्पर्य ये है कि फसल को उगाना है, जो उपजाऊ बनती है, मिट्टी उपजाऊ बनती है, इसमें क्या है, सिर्फ किसी एक का ही नहीं, बल्कि कई लोगों के परिश्रम से ही ये हो पाता है। चलिए बच्चों, इसकी एक व्याख्या देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि फसल के लिए बहुत अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है, जिसको बनाने में एक व्यक्ति का परिश्रम, मिट्टी, जल, हवा या धूप की आवश्यकता न होकर सारे तत्वों, पंच तत्वों की आवश्यकता होती है। कवि कहता है सिर्फ एक नदी के पानी से नहीं, बल्कि लाखों लाखों नदियों के पानी से फसल पैदा होती है, क्योंकि किसी एक नदी में एक प्रकार का गुण होता है, जबकि कई नदियाँ एक साथ मिलती हैं तो उन सबके गुण भी मिल जाते हैं, जो बीज के अंकुरण में सहायता करते हैं और फसल लहराने लगती है। ठीक उसी प्रकार एक या दो के नहीं, बल्कि हजारों लाखों लोगों की मेहनत से ये धरती उपजाऊ बनती है, जिसमें बीज अंकुरित होता है। खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं, बल्कि कई खेतों की मिट्टी मिलती है, तब खेत उपजाऊ होते हैं। चलिए बच्चों, फसल कविता का दूसरा पदांश भी पढ़ लेते हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वो। यहाँ पर कवि खुद हमसे पूछ रहा है कि बताइए फसल क्या है, और खुद ही आंसर दे रहा है कि वो और कुछ नहीं जाता है, बस उसमें क्या है कि नदियों के पानी का जादू है। ये उसमें क्या है, हजार हजार नदियों का पानी है और हाथों के स्पर्श की महिमा है। और क्या, इसमें बहुत किसानों की बिना मेहनत के हम फसल नहीं उगा सकते। इसमें कई हजारों मजदूर, बहुत बड़े स्तर पर जब खेती होती है, फसल होती है, तो कई लोगों के, क्योंकि जो भी अनाज पैदा होता है सिर्फ एक जगह थोड़ी ना, एक खेत में, ये भी थोड़े से जगह में होता है, ये तो कई एकड़ में
फसल लगाई जाती है और उसका अनाज होता है जिसकी वजह से हम सबका पेट भरता है, तो उसमें क्या कई हजार मजदूरों की मेहनत लगी हुई होती है, उनके स्पर्श की महिमा है। भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुड़ है। यहाँ पर उन्होंने मिट्टियों के नाम गिनाए हैं कि भूरी भी होती है, काली भी होती है, संदली भी, तो कई तरीके की अलग अलग, हर जगह अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके की मिट्टी पाई जाती है और अलग अलग फसलों के लिए भी अलग अलग तरीके की मिट्टी की जरूरत पड़ती है। किसी एक तरीके की मिट्टी से हम सारी फसल नहीं उगा सकते। हर फसल के अलग अलग गुणधर्म हैं, उनको अपने अपने गुणधर्म के हिसाब से अपने अपने जगह की मिट्टी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए कह रूपांतर है सूरज की किरणों का। और क्या, इस फसल को हमें तो पहले से ही पता है कि जो हमारे पौधे हैं, जो फसल है, इसमें क्या सूर्य के प्रकाश से ही पत्तियां जो उसका अपने खाना बनाती हैं, तो सूर्य का प्रकाश भी बहुत जरूरी है इसलिए। और सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का, और हवा को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, उसमें तो कोई संकोच वाली बात ही नहीं है कि हवा भी बहुत जरूरी है। इन सब पांचों तत्वों से ही मिलकर ही फसल बनती है, फसल पैदा होती है। चलिए बच्चों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे ये प्रश्न करता है कि फसल क्या है, अर्थात फसल कहाँ से और कैसे पैदा होती है जिससे हमारा पेट भरता है। बताइए, किसी को कुछ पता हो तो अपने आप ही वो खुद ही इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि फसल कुछ नहीं, बस नदियों के पानी का जादू है जिसके बिना तो फसल हो ही नहीं सकती, अर्थात पानी एक आवश्यक तत्व है। इसके बाद कवि कहता है कि किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा है, अर्थात किसान के द्वारा की गई कड़ी मेहनत का ये परिणाम क्या है, फसल है। फिर आगे कहता है, देखिए सबसे पहले उन्होंने ये क्या बताया, पानी के जादू, नंबर 1 तो ये हो गया, पानी के जादू के बारे में बता रहे हैं। फिर दूसरा उन्होंने स्पर्श की महिमा बताई है, यहाँ पर देखिए स्पर्श की महिमा हो गई। फिर उन्होंने आगे कहा है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह की मिट्टी होती है। नंबर 3, ये अलग अलग फसल के लिए अलग अलग तरीके की मिट्टी ज़रूरत होती है। हम एक ही प्रकार की मिट्टी में सारी फसलें नहीं उगा सकते, मिट्टी का अपना गुण धर्म होता है। कवि ने भूरी, काली, संदली मिट्टी के नाम बताकर कहा है कि सभी में अलग अलग गुण हैं। कवि आगे कहता है ये मिट्टी का ही गुण है जो उसे सोने से ज़्यादा मूल्यवान बना देती है। कवि कहता है कि सूरज के प्रकाश से ही तो पौधे या फसल अपना खाना बनाते हैं, सूरज का भी फसल पर उपकार कम नहीं है। फिर कवि कहता है कि हमें हवा का नाम लेने में भी संकोच नहीं करना है क्योंकि हवा भी आवश्यक तत्व है। तो यहाँ पर जो सूरज जो है ये क्या हो गया हमारा चौथा गुण, और ये जो हवा जो हो गई ये क्या हुआ हमारा पांचवा तत्व। ये पांचों तत्व हो गए। कवि कहना चाहता है कि सारे तत्व, ये सारे जो पांचों तत्व हैं अर्थात पानी, मेहनत, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश और हवा, सभी की अहम भूमिका है। इसी से ही फसल तैयार होती है, फसल पैदा होती है। कवि फसल के माध्यम से ये भी बताना चाहता है कि हम सबको अपना काम पूरी मेहनत से करना चाहिए क्योंकि हम सब एक दूसरे के आश्रित हैं। आश्रित होते हुए भी अपना कार्य पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए, तभी सफल होंगे क्योंकि मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से ही सृजन संभव है। चलिए बच्चों, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।